हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है एग्जम्पशंस अंडर कैपिटल गेन्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है क्योंकि लोग थोड़ा सा इसमें मिक्सअप कर देते हैं बहुत सारी एग्जम्पशंस को, और कौन सी एग्जम्पशन किसको मिलेगी ये ध्यान नहीं रह पाता। तो ये वीडियो अच्छे से करने के बाद आपका एग्जाम्स के अंदर आप एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा पाओगे कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से आता है और यहाँ मैं एटलीस्ट कोई भी गलती नहीं करने वाला। तो वही सबसे पहले हम इसके अंदर समझेंगे सेक्शन नंबर 54 और उसकी पूरी की पूरी सीरीज के बारे में यहाँ पर बात होगी। अलग अलग आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं जिनके बेसिस पे आपको आगे फर्दर एग्जम्पशंस मिलने वाली हैं। किस किस इंसान को मिलेगी वो डिफरेंस है और उसको कैसे आपको एक पैटर्न के तरीके से समझना है, तो वो एक थोड़ा ट्रिकी पार्ट है बस, और वो आपने क्रैक कर लिया तो उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है काफ़ी ईजी हो जाएगा। सबसे पहली चीज आपके पास आता है एग्जम्पशन इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी देखो घर का मामला है, कौन संभालेगा? एक तो या तो इंडिविजुअल होगा आपके पास, ठीक है, या फिर आपका यहां पर एचयूएफ होगा, ठीक है। सेम वे आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, मतलब सॉरी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, तो यहां पर भी ये जो बेनिफिट यहां पर आपको दिया जाएगा ये आपका दिया जाएगा इंडिविजुअल को या फिर एचयूएफ को। अब देखो यहां पर आ गया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। अब ज़्यादातर लोग इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो या तो पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं, एओपी बीओआईज होती हैं, कंपनीज होती हैं, और पर्सन्स भी होते हैं, छोटी इंडस्ट्रीज भी लगाते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ही नहीं होती बस। तो यहाँ पर आप खुद सोचो, एक लॉजिकल रीजनिंग आप लगा सकते हो कि यहाँ पर इंडिविजुअल एचयूएफ तक ये एग्जम्पशन सीमित कर देना विल नॉट बी लॉजिकल। तो यहां पर ये एनी पर्सन पे एप्लीकेबल हो जाता है, किसी भी इंसान को ये आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। फिर आता है आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। उस केस के अंदर क्या होगा, ये भी आपके पास कि भाई कोई भी है तो वो इंडस्ट्री की भी हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, तो यहां पर आपको किसी भी पर्सन को यहां पर मिल जाएगी। ओके, फिर आता है आपके पास एनी एलटीसीए अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपका यहां पर नहीं है, लेकिन उसके अलावा कोई आपका एलटीसीए है, तो ये जो है आपकी कंडीशन, ये आपकी क्या होती है यहां पर बेसिकली जब आप पढ़ोगे इसको तो यहां पर डिफरेंस जो है एफ 54F का जो डिफरेंस है वो ये है कि आपको हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने पे आपको एग्जम्पशन मिलती है, और जब ये एग्जम्पशन मिलती है तो ये आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलती है। तो एक मेजर डिफरेंस जो आपका यहां पर 54 से और 54F के बीच में है वो ये आता है कि आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले रहे हो, और यहां पे फर्क है कि किसी भी मैनर में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है वो बिक रही है और बदले में आप हाउस प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो वो ये भी आपका इंडिविजुअल या एचयूएफ को अवेलेबल होता है। उसके बाद आपके पास आ गया शिफ्टिंग अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन और रूरल एरिया। अब देखो अंडरटेकिंग किसी की भी हो सकती है, तो यहां पर सीधी सी बात है आपका एनी पर्सन आ जाएगा यहां पर। फिर आता है आपके पास शिफ्टिंग अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन टू एसईजी, तो भाई अर्बन टू एसईजी में अगर आप शिफ्ट करो तो वो भी आपका कोई भी पर्सन हो सकता है, तो वो आपका यहां पर आ जाएगा। तो एक लॉजिक समझ में आया कि जहां पे घर गृहस्थी और खेती की बात हो रही है ना, वहां पर इंडिविजुअल एचयूएफ है, और उसके अलावा जब थोड़ा ग्रैंड स्केल पे हम चले जाते हैं और सारी चीजों को हम इंक्लूड कर लेते हैं तो वहां पर आपका एनी पर्सन आ जाएगा। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पर, ये आपका इंडिविजुअल एचयूएफ पे एप्लीकेबल है, ये आपका इंडिविजुअल एचयूएफ पे है, और आपका एक ये है, बाकी सारा आपको किसी भी पर्सन को यहाँ पर मिल जाएगा, आपको नहीं देखना है। और यहां पर भी एक आपका इसका पैटर्न क्या है कि भाई वही दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, घर गृहस्थी और खेतीबाड़ी, ये दो चीजें हैं तो इंडिविजुअल एचयूएफ, उसके अलावा जो चीजें हैं वो आपको एनी पर्सन किसी को भी वहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आइडेंटिफाई करना कि आप एग्जम्पशन एक्चुअल में दे किसको रहे हो। गलती से भी ये हाउस प्रॉपर्टी के एग्जम्पशन हम एक पार्टनरशिप फर्म को नहीं दे सकते, तो यहां पर इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो भाई ये तो हुआ बेसिक्स। अभी हम इसके अंदर डीपर डाइव करेंगे और एक एक सेक्शन को अच्छे से देखेंगे कि भाई उस सेक्शन के अंदर क्या क्या बोलता है और क्या क्या चीजों का हमें यहां पर ध्यान रखना है। तो भाई सबसे पहले आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 54। सेक्शन 54। अब सेक्शन 54 के अंदर हम क्या देखेंगे कि भाई एक इंडिविजुअल एचयूएफ है, ये तो हमने पहले ही डिटरमाइन कर लिया, क्यों है ये भी आप अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। अब कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है वो क्या कर रहा है, अपनी कोई ना कोई हाउस प्रॉपर्टी बेच रहा है। अब वो जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है वो आपका बिल्डिंग भी हो सकता है और आपका लैंड भी हो सकता है, तो इन दोनों में से कुछ आपने सेल कर दिया, ये दोनों चीजें आपने सेल कर दी। अब क्या होगा सेल करने के बाद, और आपको हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एलटीसीजी के ऊपर है, एसटीसीजी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वरना आप बेचते रहोगे, खरीदते रहोगे, बार बार आप एग्जम्पशन लेते रहोगे, ये गवर्नमेंट को गवारा नहीं है। तो यहां पर सिर्फ एलटीसीजी के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल है, और उसके बाद आपको जैसे ही एलटीसीजी हुआ
इसके भाई 3 साल के अंदर अंदर तो आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हो, या फिर 2 साल बाद या 1 साल पहले आप परचेज कर सकते हो। तो आपने अगर घर लिया है, लेट्स सपोज कि आपने एक घर लिया, उस घर को लेने के 1 साल के अंदर अंदर आपने पुराना घर अपना सेल कर दिया, क्योंकि यार देखो एक लॉजिकल सी बात होती है, घर चलो आपको अच्छा रेट में मिल रहा था, आपने ले लिया, सेल करने में उसको थोड़ा टाइम लग गया, तो वो आपको एक टाइम देके चल रहे हैं कि यार 1 साल पहले भी खरीद लिया हो कोई दिक्कत नहीं है, और 2 साल बाद भी खरीद लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलेगा 3 साल ही मिलेगी आपको, जो विंडो मिल रही है ना दोनों केसेस में, कंस्ट्रक्शन में भी और परचेज में भी 3 साल की विंडो मिल रही है। बस यहां पर इकट्ठी विंडो है, वहां पर अलग अलग है। लॉजिक आप थोड़ा सा समझ ही गए हो, कंस्ट्रक्शन करानी है तो यार आपको हाथ में पैसा चाहिए, तो आप बेच के कंस्ट्रक्शन करा पाओगे। तो भाई ऐसे बस याद रखने के लिए इसको थोड़ा समझ लो कि भाई इस तरीके से यहां पर यह चीज होती है कि खरीदना है तो 1 साल पहले या 2 साल बाद, और अगर मान लो बनवाना है तो 3 साल बाद। तो आपको जितना भी आपका कैपिटल गेन हुआ है और आपने जितना पैसा लगाया है, विच एवर इज लोअर, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। ये आपका पॉइंट हो गया। उसके बाद आपका एक मेन पॉइंट ये आता है कि भाई जो लॉक इन पीरियड है इस चीज का, कि आपने एक बार जो घर खरीद लिया उसको आप फिर 3 साल तक बेच नहीं सकते। अगर 3 साल के अंदर अंदर आपने उसको बेच दिया तो भाई आपने जो एग्जम्पशन ली थी वो आपकी दोबारा टैक्सेबल हो जाएगी। कुछ इसमें एडिशनल पॉइंट्स क्या हैं कि भाई अगर आप मान लो 2 घर, क्या आप 2 घर खरीद सकते हो? आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यार एक इंसान ने घर बेचा, उसके 2 बच्चे थे, उसने सोचा कि दोनों को एक एक घर दे दूं मैं, तो मैं 2 घर ले लेता हूं। तो भाई अगर उसका कैपिटल गेन जो वो एग्जम्पशन ले रहा है वो 2 करोड़ तक का है, जिस कैपिटल गेन के अगेंस्ट वो एग्जम्पशन ले रहा है वो 2 करोड़ तक का ही है, तो सोचेंगे यार छोटा मोटा आदमी है, 2 घर भी ले ले यार, क्या कर लेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो भाई उस केस में तो आपको अलाउ है, 2 करोड़ तक है तो आप 2 घर ले सकते हो। देखो याद करना आसान हो गया ना, 2 करोड़ 2 घर, ठीक है। 2 करोड़ तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये जो है ये 2 करोड़ तक का है, तो आपको 2 घर खरीदे जा सकते हैं। उससे ऊपर होंगे तो एक ही ले पाओगे आप, ठीक है। एक महंगा ले लो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आपकी दूसरी चीज ये आती है कि भाई लॉक इन पीरियड तो आपका है कि उसके बाद आपने जब एक बार खरीद लिया तो आपको 3 साल तक यहाँ पर लॉक इन करके रखना पड़ेगा। आप उसको नहीं बेच सकते, बेच दोगे तो आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, अब जैसे मान लो आपने, देखो मैं पूरा टाइमलाइन बनाता हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना क्योंकि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टफ है ये। अब यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट पे आपने सेल किया, अब सेल करके या तो आपने इससे 1 साल पहले परचेज कर लिया होगा, या आप 2 साल बाद परचेज करोगे, या फिर अगले 3 साल के अंदर अंदर आपने इसको कंस्ट्रक्शन करवा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये घर हो गया कंप्लीट। अब चलो मान लो इस पॉइंट पे कंप्लीट हुआ, कंडीशन ये है कि आपको 3 साल तक घर होल्ड करके रखना है, लेकिन आपने दूसरे साल में ही इसको, सेकंड ईयर में ही आपने इसको सेल कर दिया। तो भाई ये आपने जो घर बनाया है ये किसी प्राइस का होगा, इसकी कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी, बनाया या खरीदा जो भी है, ठीक है। और यहां पर ये आपने कुछ एक एग्जम्पशन भी क्लेम करी होगी। तो भाई जो आपने एग्जम्पशन क्लेम करी, जिसकी वजह से आपने जो घर बेच दिया, तो आपको अब क्या करोगे, जिस टाइम आपने सेल करा, आपने यहां पर सेल कर दिया, मान लो 3 साल पूरे होने से पहले आपने सेल कर दिया, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका कैपिटल गेन आएगा। उसके लिए आपका क्या निकालेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस आप क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहां पर आपको एक स्टेप एडिशनल क्या करना होगा कि ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप माइनस कर रहे होगे ना, इसमें से आपको एग्जम्पशन माइनस करनी होगी। यानी कि ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई, इसमें से आपने जो एग्जम्पशन ली थी पहले ये माइनस करो पहले, फिर जो अमाउंट आएगी वो आप एफवीओसी से माइनस कर सकते हो। तो बेसिकली आपका क्या हो रहा है, कैपिटल गेन ज्यादा आएगा आपका। तो जब आप दूसरी इस खरीदी हुई एसेट को आप बेच दोगे तो आपका कैपिटल गेन ज्यादा बन जाएगा। तो ये एक अलग कैलकुलेशन है जो आपको इस पॉइंट के बाद करनी होगी। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ केस लॉज हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगेन रिपीट कर दूं, आपने कोई घर बेच के, चाहे वो प्लॉट हो चाहे वो बना हुआ हो, घर बेच के आपने घर लिया 1 साल पहले या 2 साल बाद, या कंस्ट्रक्शन कराया घर बेचने के 3 साल के अंदर अंदर, और उसको तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी आपके एलटीसीजी से। अगर आपका एलटीसीजी 2 करोड़ तक का है तो 2 घर ले सकते हो, वरना आप नहीं ले सकते। और उसके बाद आपको यहां पर 3 साल तक उसको होल्ड करना होगा। नहीं किया तो भाई जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आती, उसमें से एग्जेम्प्ट जो आपने पहले करवाया था वो माइनस करके, यानी कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम रिड्यूस कर देंगे ताकि आपका कैपिटल गेन अब ज्यादा आए। तो ये चीज यहां पर इस तरीके से हो जाएगी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है वो यहां पर ये बनती है कि भाई अगर आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 10 करोड़ से ज्यादा है
तो जो आपको एग्जाम्शन मिलेगी वो 10 करोड़ तक ही सीमित रहेगी। यानी कि अगर मान लो आपका 12 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, आपने एसेट खरीदी 11 करोड़ की, एग्जाम्शन आपको मैक्सिमम 10 करोड़ की ही मिलने वाली है। तो ये दो मॉनेटरी लिमिट्स यहां पर आ गई। एक तो 2 करोड़ से नीचे अगर आपका कैपिटल गेन है तो 2 घर खरीद सकते हो। घर कितने का भी खरीद सकते हो, घर की लिमिट नहीं है। बस यहां पर एक फालतू की लिमिट घुसा दी कि अगर 2 घर लेने हैं तो भाई 2 करोड़ से नीचे के कैपिटल गेन में ही लोगे, वरना एक घर तो आप जितने मर्जी का लो। लेकिन एक कैप और लगा दी कि भाई मैक्सिमम एग्जाम्शन हम सिर्फ 10 करोड़ तक की देंगे, उससे ऊपर आपको नहीं देने वाले। अलग अलग तरीकों से ये चीज़ें करते रहते हैं। ये नया आया है तो भाई इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हुआ आपका 54 खत्म। अभी पिक्चर थोड़ी सी बाकी है। इसके अंदर हमें करना है केस लॉज। इसके केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर क्वेश्चन आए तो कोट करना पड़ सकता है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाने के लिए केस लॉ ओरिएंटेड चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, एक है आपका सैयद अली आदिल वाला। देखो सिंपल है, कुछ नहीं, आपके पास बुक्स होंगी, आप उसमें पढ़ सकते हो। आप बस सुनते रहो, कहानी की तरह सुनो इसको अच्छे से, आपके दिमाग में मैं बिठा दूंगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आपका केस आया सैयद अली आदिल का। यहां पर क्या हुआ, एक बंदे ने क्या किया, उसको ना 4 BHK चाहिए था, लेकिन उसके बजट में उसको 4 BHK, तो देखो थोड़ा पॉश सोसाइटी में रहता है ना, तो उसको थोड़ी छोटी सोसाइटी में चाहिए था और 4 BHK चाहिए था, लेकिन छोटी सोसाइटी में सिर्फ 2 BHK मिल रहे थे। तो उसने क्या किया कि एक साथ 2 BHK घर लिए, बीच में दीवार तोड़ी और उसको एक 4 BHK होम में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या इसको 2 परचेज माना जाएगा कि 1? तो यहां पर देखो इंटेंशन मैटर करती है। तो रूलिंग ये आई कि भाई इवन दो आपने घर 2 लिए, लेकिन आपकी इंटेंशन 1 की ही थी, तो आपने उसको 1 में ही कन्वर्ट किया, वो आपका घर 1 ही बना है। एक लॉजिक बनता है यहाँ पे, फालतू में नाक नहीं अड़ा रहे हम, ठीक है। लॉ जो है फालतू में नाक नहीं घुसा रहा आपके कामों के अंदर। तो भाई ठीक है, आपको 1 घर चाहिए था, आप तोड़ फोड़ के जैसे मर्जी आपने 1 घर अरेंज कर लिया अपने लिए, तो इट्स फाइन, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है कमल वाहल वाला केस है। उसके अंदर यह था कि भाई बंदे ने प्रॉपर्टी बेची और उसने नया जो घर खरीदा वो अपने बीवी के नाम पे खरीद लिया, तो क्या एग्जाम्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो एग्जाम्शन मिलेगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो तेरा ही गया है, बीवी के नाम पे नॉर्मली लोग खरीदते हैं, आप एक ही पार्टी हो यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इट्स नॉट अ बिग डील, तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। उसके बाद एक और केस लो, यहाँ पर क्या बनता है कि भाई एक से ज़्यादा लोगों की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। केस लॉ है ये TN अरविंदा रेड्डी का, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ था आपके पास कि जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी है जिसके 4 ओनर्स हैं, सॉरी 2 ओनर्स हैं, मान लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब जैसे इनहेरिटेंस में कोई प्रॉपर्टी मिली है तो उन दोनों में बंटने वाली है। एक ने क्या किया, अपना राइट छोड़ दिया कि चल भाई मैं इस घर के ऊपर राइट छोड़ता हूं, तू रख ले। अब इस केस में क्या हो रहा है यहां पर कि अगर आपके पास राइट आपने छोड़ा, उस राइट को छोड़ने की वजह से इसको एक ट्रांसफर माना जाता है, रेलिंक्विशमेंट ऑफ राइट होता है, ये ट्रांसफर माना जाता है। तो इसके अंदर भी आपका ये परचेज माना जाएगा। इसको आपको ये नहीं कह सकते कि यार नहीं ये तो परचेज नहीं है। तो भाई ये था आपका सेक्शन नंबर 54 हाउस प्रॉपर्टी का पूरा कंप्लीट कर लिया। पहला था इसलिए थोड़ा टाइम लगा क्योंकि इसमें चीज़ें भी बहुत सारी थी, केस लॉज भी 3 थे, बट आई होप कि सारे के सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए, अच्छे से समझा दिए। देखो नोट्स बनाना या बनवाना मेरा यहाँ पर पर्पस नहीं है। आई एक्सपेक्ट कि आपके पास अपनी अपनी बुक्स होंगी। मेरा पर्पस है आपको उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से डिस्टिल करके समझाना, ताकि आप अपनी तरीके से उसको पढ़ के उसको अच्छे से कंक्लूड कर पाओ, क्वेश्चंस उसके ऊपर सॉल्व कर पाओ। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पशन फॉर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि भाई आपके पास लैंड है और वो है अर्बन, यानी कि शहर में पड़ता है वो खेत, और वहां पर वो है एग्रीकल्चरल, ठीक है। अब ये आपने किया सेल, तो इसको सेल करके आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी या तो अर्बन या फिर रूरल आप एग्रीकल्चरल लैंड ले सकते हो, ठीक है। इतनी आपको फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लिमिट यहां पर दी गई है कि भाई 2 साल के अंदर अंदर आप परचेज कर सकते हो, इसको 2 साल से बढ़ाया भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या आता है आपके पास कि आपको 2 साल के अंदर अंदर आपको ये परचेज करना है, या तो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड या फिर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, सेल किया हुआ हो। एक एडिशनल कंडीशन ये है कि इससे एटलीस्ट 2 साल पहले इसको आपने या फिर आपके पेरेंट्स ने इसको खेती बाड़ी में यूज किया हो, ठीक है। तो इंडिविजुअल एंड HUF को यहां पर एग्जाम्पशन मिल जाएगी, उस अमाउंट की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो अगर यहां पे देखो, पहली बात तो आपके दिमाग में आएगा कि यार अर्बन है, रूरल क्यों नहीं है?
अच्छा हुआ किसी के दिमाग में नहीं आया, अगर आता तो बहुत गलत बात है, शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी। अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है तो भाई पहले ही एग्जाम्प्ट है वो, तो एग्जाम्पशन पे एग्जाम्पशन क्यों देंगे हम? रूरल एग्रीकल्चर लैंड आप सेल करते हो तो उस पर कोई टैक्सेशन वैसे ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट एक ये है कि यहाँ पर भी लॉक इन पीरियड दिया गया है आपके पास 3 साल का, कि इस पॉइंट पे आपने परचेज किया और उसको परचेज करके आपको होल्ड करना है एटलीस्ट 3 ईयर्स तक, ठीक है, वरना टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो एक चीज तो आपके पास श्योर है कि देखो जब अर्बन बेचोगे तो अर्बन तो आपके पास टैक्स लग जाएगा, लेकिन जब आपने रूरल खरीद के बेचा तो उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा ना, तो रूरल तो एग्जाम्प्ट है। तो एक बार रूरल खरीद लो, उसके बाद अगर आप उसको सेल भी कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बट अर्बन है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, 3 साल तक आपको उसके पास अपने पास रखना होगा। खैर ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड बात नहीं है, थोड़ा एडिशनली मैं थोड़ा समझाने के लिए इस चीज़ को थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा था। बट मेन आपको क्या क्या याद रखना बता देता हूँ। आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल किया, कौन सा लैंड? जिसको एटलीस्ट 2 साल पहले आप एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए आप या आपके पेरेंट्स यूज कर रहे थे, और बेच के आपने 2 साल के अंदर अंदर प्लस एडिशनल 2 साल के अंदर अंदर आपने अर्बन या फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदा है और 3 साल तक उसका लॉक इन पीरियड है, तो ये यहां पर आपके पास पॉइंट बन जाता है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके पास सेक्शन नंबर 54D। 54D बात करता है इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में। देखो अब हम क्या क्या कर चुके हैं, यहां से हमने शुरू किया था, ठीक है, ये वाला पार्ट हम अच्छे से समझ चुके हैं, पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ लिया हमने, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। उसके बाद आता है एग्जम्पशन फॉर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, तो भाई ये भी हमने अच्छे से कर लिया। अब हम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग के केस में क्या होने वाला है, सेक्शन 54D, ये आप समझिए क्योंकि इंडस्ट्रियल है तो भाई एनी पर्सन को ये एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको कहीं किसी को भी इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, पहली बात तो ओके। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई आप एक अंडरटेकिंग चला रहे थे, मेरी बात पे ध्यान देना, आप भूल जाओ सब कुछ। आप एक अंडरटेकिंग चला रहे थे और चलाते चलाते क्या हुआ कि कंपलसरी एक्विजिशन हो गया उसका, ठीक है। कंपलसरी एक्विजिशन होने की वजह से आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली गई। तो यार आप तो काम कर रहे थे, अपना इंडस्ट्री वहां पर आप रन कर रहे थे, उन्होंने एक्वायर कर लिया। रन कर रहे थे ये प्रूव कैसे होगा भाई, एटलीस्ट उससे 2 साल पहले, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड के केस में था 2 साल पहले तक आप वहां पर एक्टिविटी, प्रोडक्शन की कोई भी एक्टिविटी कर रहे थे, ठीक है, ये यहां पर एक कंडीशन है। तो भाई इस केस के अंदर यहां पर हो गया आपका कंपलसरी एक्विजिशन। तो इस केस में आपको आने वाले 3 साल के अंदर अंदर आप अपनी एक नई इंडस्ट्री लगा सकते हो उस पूरे कंपनसेशन की अमाउंट से, तो वो आपकी अमाउंट हो जाएगी एग्जेम्प्ट, अगर सारा का सारा पैसा आपने लगा दिया तो, ठीक है। और इसके अंदर भी उसके बाद 3 साल तक आपने परचेज किया और उसके बाद अगले 3 साल का आपका लॉक इन पीरियड की रिक्वायरमेंट है। काफी बेसिक सा था, इस पर कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो भाई आपकी इंडस्ट्री रन कर रहे थे, गवर्नमेंट आई बोली कि हमें दे दे। अब अगर मान लो आप घर बैठ जाते हो, आप बोलते हो ठीक है यार मेरे को तो पैसा मिल गया, मेरे को काम ही नहीं करना अब, तो भाई उस केस में तो आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। बट आप हो कर्मठ इंसान, आपने कहा कि नहीं एक जगह बंद हो गई मैं दूसरी जगह लगाऊंगा, तो उस केस के अंदर आपको रिवॉर्ड मिलेगा एग्जम्पशन के रूप में। तो भाई जितना कि आपने दोबारा आपने इंडस्ट्री लगाई तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, हो गया, बस इतना सा पॉइंट था। बस ध्यान ये रखना है कि एनी पर्सन को मिलेगा, कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है, 2 साल तक यूज हो रही थी और 3 साल में खरीदी है और 3 साल तक रखनी है, बस खत्म। उसके बाद अब आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 54EC। ये भी देखो गाइस सबको मिलता है, एनी पर्सन, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि भाई लैंड और बिल्डिंग बोथ दोनों पे अप्लाई होता है। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज है एक कि भाई आपको कोई कैपिटल गेन हुआ लैंड या बिल्डिंग की फॉर्म में किसी भी इंसान को, तो आपको बॉन्ड्स खरीदने हैं, ठीक है। अब बॉन्ड्स जो आपने खरीदने हैं वो खरीदने हैं आपको रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। कहीं से भी कोई भी बॉन्ड्स ले आऊं तो भाई आंसर इज नो। स्पेसिफिक बॉन्ड्स हैं 1 2 3 4 बॉन्ड्स आपको स्पेसिफाई किए गए हैं, उन चारों में से अगर आप खरीदते हो तो उस केस के अंदर आपको यहां पर एग्जम्पशन मिलेगी। वो कौन कौन से हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और आपका इंडियन रेलवेज फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये आपकी सारी की सारी कंपनीज हैं जिनके आपको बॉन्ड्स लेने, गवर्नमेंट की हैं, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर 50 लाख तक की ही, अब ऐसा नहीं है कि यार 10 करोड़ का आपका गेन हुआ और आपने 10 करोड़ का लोन ले, ये बॉन्ड ले लिया और आपकी छुट्टी, नहीं,
मैक्सिमम ऐसे आप 50 लाख ही बचा सकते हो, कोई भी बचा सकता है किसी भी लैंड एंड बिल्डिंग पे। जैसे कि मान लो मैंने कोई घर बेचा, अब घर के बेच के मेरे को मिले 1 करोड़ रुपए, कैपिटल गेन हुआ 1 करोड़ रुपए, नया घर खरीदा मेरे को मिल रहा है वो 60 लाख रुपए का, अब बाकी का 40 का क्या करूं, मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर मुझे उस पैसे का कोई यूज़ नहीं है फिलहाल और मैं बॉन्ड्स में डाल सकता हूं, तो मैं 40 लाख के बॉन्ड्स भी ले लूंगा, तो मुझे वो भी मिल गया और मुझे ये भी मिल गया, मुझे दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो, आप अपने आप को बचा सकते हो टैक्सेशन से, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब क्या यहाँ पर कोई लिमिट है, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आए थे 3 साल, तो क्या यहाँ पर भी कोई लिमिट है? तो भाई हाँ, यहाँ पर जो लिमिट है वो है 6 मंथ्स। तो ये फैसला आपको 6 महीने के अंदर अंदर लेना है। जिस दिन वो एसेट सेल हुई उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ पर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अंदर एक देखो प्रोविजन आता है कैपिटल गेन अकाउंट, ठीक है। अब तक जितने भी सेक्शंस पढ़े हमने वहां पर कैपिटल गेन अकाउंट एप्लीकेबल था। वो क्या होता है कि भाई आपको कोई चीज परचेज करनी है लेकिन राइट नाउ आपके पास वो चीज अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर डाल सकते हो, उस पैसे को वहां रख दो और फिर जैसे ही वो चीज़ आपको खर्च करनी होगी आप वहां पर खर्च कर पाओगे। और ये चीज़ आपको करनी है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपके, ठीक है। तो यहां पर वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। वहां पर आप बीच में सीजीए देखो 6 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, आप कह रहे हो बीच में मैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी डालूंगा फिर वहां से निकाल के इसमें डालूंगा, तो इतना पंगा आपको अलाउ नहीं है। तो यहां पर मना कर दिया कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। इसको आपको लॉक इन करके रखना है, रिडीमेबल वही आपको बता दिया मैंने 5 साल तक। तो मेन पॉइंट क्या याद रखने हैं कि ये हर पर्सन को मिलती है, लैंड एंड बिल्डिंग पे मिलती है, 6 महीने में इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट करके 5 साल तक होल्ड करनी है। मैक्सिमम लिमिट इसकी 50 लाख रुपए है। और कहाँ कहाँ करना है? नेशनल हाईवे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पावर फाइनेंस और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन सब के आपको बॉन्ड्स लेने हैं। अब इसमें एक बड़ा ही प्यारा सा केस लॉ आता है। अब वो केस लॉ क्या कहता है? वो है आपका केस लॉ हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड, नहीं सॉरी, केस लॉ से पहले एक पॉइंट और है आपका, एक पॉइंट बचा है। वो पॉइंट क्या कहता है? अब देखो यार, कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं कि यार चल ठीक है यार, गवर्नमेंट कह रही है 50 लाख रुपए हम बॉन्ड में डाल देते हैं, फिर क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ना बैंक पे ले जाऊंगा, बैंक में जाके बोलूंगा कि बॉन्ड को रख लो और मुझे बदले में ना लोन दे दो। तो भाई सीधी सी बात है, ये टेस्टमेंट नहीं चलेगी। साफ साफ मना कर रखा है कि अगर आपने इसको लोन ले लिया तो माना जाएगा कि आपने रिडीम करा लिया। इट वुड बी कंसिडर लाइक कि भाई रिडेम्पशन ही हो गया ना एक तरह से, आपने इसके बदले पैसे तो मिल ही गए आपको। तो भाई इस केस के अंदर आपको ये एग्जम्पशन अलाउ नहीं होगी, फिर आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। केस लॉ के अंदर क्या बात कहता है इसके अंदर कि भाई जो पेमेंट करी है वो आपने क्या किया, किसी बॉन्ड की पेमेंट जो है वो 6 महीने के अंदर तो कर दी, ठीक है। ये केस लॉ है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। और इसके अंदर क्या था कि उन्होंने 6 महीने में पेमेंट तो कर दी लेकिन उनको बॉन्ड 6 महीने के बाद मिले। भाई मेरा काम तो मैंने कर दिया ना, वो आपका डिपार्टमेंट लेट है तो मेरी क्या गलती है इसमें? तो यहां पर आपकी एग्जामिशन आपकी डिनाई नहीं होगी, आपको मिलेगी, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। उसके बाद आपका आता है एक वीएस डेम्पो कंपनी लिमिटेड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सी बात है, वीएस डेम्पो लिमिटेड का केस लॉ है। अब देखो यार, यहां पर आपने एक चीज देखी है हमने कि आपका यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। मतलब मोस्टली जितनी भी एग्जाम्पशंस हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर मिल रही हैं आपको, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? आपने एक चीज देखी होगी, तो ये जो है ना आपको, ये मिल रहा है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ऊपर, बेसिकली LTCA। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में फर्क क्या है? अब देखो, अगर मैं आपसे कंपनी की बात करूं, कंपनी के अंदर आपके पास आती है डेप्रिशिएबल एसेट, और ये आपको पता है कि भाई डेप्रिशिएबल एसेट जो है वो चाहे लैंड हो या फिर हो बिल्डिंग, तो कहने को तो ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। अगर आपने लंबे टाइम के लिए होल्ड किया है और ये एक एसेट भी है प्रॉपर जो उस कैटेगरी में आती है, तो कहने को तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। बट क्योंकि ये डेप्रिशिएबल एसेट है तो इसके ऊपर STCG लगता है इन एवरी केस। तो भाई इस केस के अंदर इसको एग्जम्पशन, ये हो गया आपका STCG। तो क्या इसको एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो भाई चाहे उसको STCG लग रहा है लेकिन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ना, तो ये एग्जम्पशन आपको फिर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये आपका वीएस डेम्पो के केस लॉ के अंदर क्लैरिफाई हुआ है। बड़ा ही अच्छा केस लॉ है, तो इसको अच्छे से आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका सेक्शन नंबर 54। EC भी हमने यहां पर कवर कर लिया है, ओके। इसके बाद आपके पास पॉइंट आता है हमारा सेक्शन नंबर 54F। ये हुआ कि भाई आपका एनी LTC। अब देखो यहां पर हमने ऊपर पढ़ा था ना, यहां पर मेन डिफरेंस क्या था? यहां पर था कि आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करी है और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है।
अब एफ के अंदर क्या डिफरेंस आ गया कि आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी एसेट खरीदी है और आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है साथ में, सॉरी सेल आपने कोई भी एसेट करी हो, खरीदी आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, ये है, और उसमें प्रोपोर्शनेट का एक फैक्टर ऐड हो जाएगा, मिलेगा इंडिविजुअल या एचयूएफ को ही। तो भाई इंडिविजुअल या एचयूएफ को यहां पर ये चीज मिलेगी। और इसके अंदर आपका एड ऑन क्या क्या हो गए हैं पॉइंट्स कि भाई कोई भी एसेट हो सकती है, एनी एसेट सेल हो, ठीक है। ये मैं एड ऑन किस में कर रहा हूं, आपका 54 जो हमने सबसे पहले सेक्शन किया उसमें, प्लस इसके अंदर आपके पास प्रोपोर्शनेट मिलेगा कि भाई कितना कैपिटल गेन था और उसमें से आपने कितना इन्वेस्ट किया, वो एक पूरी कैलकुलेशन होगी, उसके बेसिस पे आपको यहां पर डिडक्शन मिलेगी। बाकी चीजें सेम है कि भाई परचेज है 1 साल पहले या 2 साल बाद, और उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे हो 3 साल के अंदर अंदर, और 3 साल का लॉक इन पीरियड है आपके पास, और 10 करोड़ वाली जो लिमिट है वो भी यहाँ पे एज इट इज सेम सेम एप्लीकेबल है। प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला क्या होगा कि आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, ठीक है, या फिर आपने कुछ डिपॉजिट किया है सीएजीएस में, डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। तो ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो अमाउंट निकलेगी वो आपको मिलेगी। तो भाई ये 3 मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, बाकी एज इट इज आपका सेक्शन नंबर 54 है, और यहां पर 2 हाउस प्रॉपर्टी का भी प्रोविजन आपके पास नहीं आता, आप एक ही ले सकते हो, चाहे आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से नीचे भी क्यों ना हो, जो कि 54 के अंदर आपके पास प्रोविजन एप्लीकेबल था, ठीक है। अब इसके अंदर भी थोड़े बहुत केस लॉज हैं, बहुत ही बेसिक से हैं, कोई बात नहीं इसके अंदर। अब यहां पर क्या कहता है आपका कि भाई एक तो रविंद्र कुमार अरोड़ा का केस लॉ है। यहां पर क्या कहता है कि भाई अगर जॉइंट नेम के अंदर आपकी हाउस प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, ठीक है, जॉइंट नेम्स की, भाई अब एक बात मान के चलो, एग्जांपल लेता हूं, मेरे पापा ने एक प्रॉपर्टी बेची और एक घर खरीदा, लेकिन उसके जो ओनर्स हैं वो हम दोनों बन गए, को ओनर बन गए, लेकिन पैसा तो सारा पापा ने दिया है, मेरे पास तो नहीं थे पैसे, तो को ओनर लेकिन मैं हूं। तो भाई अगर ऐसा है तो ऐसा इंसान जिसने सारा का सारा पैसा दिया है वो एग्जम्पशन ले सकता है, ये मैं नहीं ले सकता ना ऑब्वियसली, वो इंसान इस एग्जम्पशन को ले सकता है। अब आता है एक और संबंधम उदय कुमार, बड़े अजीब अजीब नाम होते हैं, संबंधम उदय कुमार। अब भाई इस केस लॉ के अंदर आपके पास क्या आता है कि भाई एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड दैट द कंस्ट्रक्शन वाज नॉट कंप्लीटेड विद इन 3 years। अब यहां पर होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। आपने काम शुरू करवाया, ठीक है, 3 साल एक बहुत रीजनेबल टाइम दिया, अच्छा खासा घर बन जाता है इतने टाइम के अंदर, लेकिन यार फिर भी मान लो छोटा मोटा फिटिंग का काम, पेंट का काम, कुछ छोटी मोटी चीजें रह गई, तो क्या इसके लिए आपको एओ मना कर देगा कि नहीं तेरे 3 साल में घर नहीं बना भाई, अपना एग्जम्पशन वापस ले, अब एग्जम्पशन नहीं मिलेगी तेरे को। तो ऐसा नहीं है, छोटा मोटा काम रह भी गया तो यार इसके लिए इतना ज़्यादा चैचा पैपे नहीं करने का, तो आपको सिंपली यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। अब आता है आपके पास एक और केस लो। देखो केस लो पे आपको लग रहा होगा बोरिंग सा या आपका टाइम खराब हो रहा है, लेकिन ये एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी आते हैं यार कि उसमें साफ साफ बोलते हैं कि इस क्वेश्चन को आप आंसर करो इन द लाइट ऑफ अ रेलिवेंट केस लॉ। एग्जैक्ट नाम आपको चाहे ना भी पता, आपको स्टोरी भी पता है ना, आपको फिर भी कुछ नंबर मिल जाएंगे। आप लिख सकते हो कि भाई इन अ सिमिलर केस लॉ डिसाइडेड समवेयर, और उसकी पूरी कहानी लिख दो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, चाहे 1 नंबर कट जाएगा लेकिन आपको मेजोरिटी मार्क्स आपको फिर भी मिल जाएंगे। एग्जैक्ट नाम चाहे याद भी ना हो, बट कोशिश करो थोड़े बहुत, अगर आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ उनको आप याद रख सको। अदरवाइज कहानी पता हो ना तो उस, क्योंकि आप कह सकते हो जैसे आप, हम सेक्शन हमें याद नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। सेम वे केस लॉ का नाम याद नहीं है तो आप लिख सकते हो कि भाई एज पर द रेलिवेंट केस लॉ, उसमें ये कहानी थी, हमारा जो केस है उसमें ये बताया गया है, तो ये एज इट इज इस पे अप्लाई होता है। तो इन द लाइट ऑफ दैट केस लॉ नाम मुझे याद नहीं है, इन द लाइट ऑफ दैट केस लॉ ये प्रोविजंस यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर ये काम होता है। ओके, अब करते हैं गोली महादेवप्पा। देखो नाम बड़े खतरनाक है, ऑब्वियसली मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आपको एग्जाम तक भी एग्जैक्टली सारा बहुत कुछ याद रखना पड़ता है यार, तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा बहुत पता हो वो भी बहुत है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि भाई एसडीवी जो थी ना वो सेक्शन नंबर 50C में आपकी डिसाइड हुई थी, जो कि एफवीओसी से ज्यादा थी। तो क्या उस ज्यादा वाली अमाउंट को भी कंसिडर करेंगे? तो हाँ, उसको भी कंसिडर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपके पास आता है कुछ एडिशनल कंडीशंस यहाँ पर क्या आती हैं 54 से अलग, वो आती है आपके पास कि भाई ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ LTCA असेसी शुड नॉट ओन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एक से ज़्यादा उसके पास नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ वो और परचेज भी ना करे, देखो यहाँ पर परचेज के लिए भी मना कर रहा है कि भाई अगले 2 साल तक शुड नॉट परचेज एनी अदर हाउस विद इन 2 years और कंस्ट्रक्ट, यानी कि 2 साल तक आपने देखो ये हाउस यहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्ट कराया या फिर परचेज किया, इसके 2 साल तक आप नया नहीं ले सकते और इसके 3 साल तक आप कंस्ट्रक्ट नहीं करा सकते, कराओगे तो एग्जाम्पशन वापस हो जाएगी। तो बेसिकली थोड़े से बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए ही रखा गया है इस प्रोविजन को। यार आप बार बार घर खरीद रहे हो, हर 2 साल में घर खरीद रहे हो तो आपके पास पैसा ही बहुत है ना, फिर क्या आपको एग्जाम्पशन की जरूरत है। बट कोई ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ टाइम में एक घर खरीद रहा है और कोई और एसेट बेच के बेचारा अपना घर खरीद रहा है, तो उसके लिए ये सेक्शन है। आपका काम ही यही है, आपको बहुत पैसा है तो आपके लिए नहीं है। 54 में 1 मिलेगा, छुट्टी, बस, ज़्यादा पंगा नहीं लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका प्रोविजन बनता है। उसके बाद अब आते हैं लास्ट के आपके 2, ठीक है। एक तो आता है आपका 54G और आता है आपका 54GA। ये थोड़े से सिमिलर हैं, 54G एंड 54GA। ये रहे आपके ये रहे 2 प्रोविजंस। ये एक दोबारा से आ गया, छोड़ो इसको, ठीक है। 54G बात करता है कि शिफ्टिंग अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन और रूरल एरिया, अर्बन टू रूरल, सॉरी और नहीं है ये, यहाँ पर 2 है कि भाई शिफ्टिंग ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम एन अर्बन टू रूरल एरिया, ठीक है। मेरा अंडरटेकिंग थी, मेरा अर्बन में काम कर रहा था, मैं उसको रूरल में लेके जा रहा हूँ, एग्जाम्पशन मिल जाएगा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। किस किस चीज़ों का, पहली बात तो कि भाई मैं प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग वगैरह शिफ्ट कर रहा हूँ अपनी, ठीक है, मैंने सेल करी और उसको शिफ्ट कर रहा हूँ रूरल एरिया के अंदर। पहले मैंने सेल करा सब कुछ, प्लांट मशीनरी लगी हुई सब कुछ मैंने वहाँ पे सेल कर दिया। अब मैं नई जगह पे जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन भी करूँगा, वहाँ पर मैं नई प्लांट एंड मशीनरी लेनी होगी मुझे। ये एक कंडीशन है यहाँ पर कि देखो दोनों में फ़र्क यही है, मैं यही करा देता हूँ इस चीज़ को, आपको बस समझना है, अच्छे से ध्यान देना बस इधर ही। यहाँ पर आपको देखो लैंड बिल्डिंग सब खरीदोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों केसेस में खरीदोगे, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सब कुछ। बट कंडीशन क्या है कि भाई जब आप अर्बन से रूरल में जा रहे हो तो आपको जो प्लांट एंड मशीनरी लेना है वो नया लेना है। लेकिन जब आप अर्बन एरिया से SEZ में जा रहे हो तो भाई ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकता है, ठीक है। तो एक जगह से सेल किया और आपने दूसरी जगह पे खरीद लिया, ठीक है। तो भाई यहां पर ये चीज आपके पास हो जाती है। दूसरी चीज है टाइम लिमिट क्या क्या है आपके पास। यहां पर देखो दोनों चीजें एप्लीकेबल हो जाती हैं आपकी, STCG हो या आपका LTCG हो, डजंट मैटर, दोनों में आपको मिल जाएगा यहां पर, क्योंकि प्रमोट करना चाह रहे हैं बिजनेसेस को। और ये तो आप समझ गए हो क्योंकि बिजनेसेस है तो एनी पर्सन पे ये चीज एप्लीकेबल हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, पीरियड क्या क्या होगा कि भाई 1 साल पहले, ठीक है, यानी कि 1 ईयर पहले और 3 साल बाद, इस पीरियड के अंदर अंदर आपका जो है नया परचेज हो जाना चाहिए होता है, ठीक है। नई चीजें आपकी सेटअप हो जानी चाहिए। तो ये है दोनों के दोनों सिमिलर पॉइंट्स, बट जो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है कि भाई प्लांट एंड मशीनरी आपकी जो है वो नई होनी चाहिए, पुरानी नहीं चलेगी। और दूसरा आपके पास पॉइंट ये बनता है कि भाई बस, तो यही मेन पॉइंट्स है। क्या क्या ध्यान में रखना है कि आप कोई अंडरटेकिंग है, शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, अर्बन एरिया है, या तो अर्बन एरिया से आप जा रहे हो रूरल एरिया में, या फिर अर्बन एरिया से जा रहे हो आप SEZ में, कितने टाइम के अंदर अंदर, 1 साल पहले या फिर 3 साल बाद के अंदर, यानी इस 4 साल की विंडो के अंदर अंदर आप शिफ्टिंग कर रहे हो अपनी। और शिफ्टिंग करोगे तो यार एक जगह से बेचोगे, दूसरी जगह लोगे। तो अगर अर्बन से रूरल में जा रहे हो तो नई प्लांट एंड मशीनरी लेनी पड़ेगी, और अगर अर्बन से SEZ में जा रहे हो तो पुरानी भी चलेगी। बस इतना सा था इसके अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं, कैपिंग वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। एक केस लो है यहाँ पर भी, फाइबर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड का, फाइबर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये यहाँ पर क्या कहता है कि भाई एडवांस अगर आपने पे किया है परचेज के लिए तो उसको भी आप पेमेंट में मान लिया जाएगा। बिल्डिंग वगैरह चाहे नहीं भी आई है कोई बात नहीं, बट पेमेंट आपकी जेब से एडवांस चला गया तो उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करके चलेंगे। तो भाई ये हुए आपके सारी की सारी एग्जाम्पशंस हमने कवर कर ली। मेन पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट करा दिए हैं, आपके मेंटल नोट्स बनवा दिए, आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, किन की चीज़ों को देखना है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।